नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था अपनी एमसी की जान निकालने के लिए एक असेसन आ चुका था और वो कहता है कहाँ है डॉक्टर, मैं उसकी बलि चढ़ा डालूंगा आज। एमसी कहती है बचने के लिए कि नहीं नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बल्कि महाराज का मेल concubine हूँ। मैं उनके साथ में रातें गुजारता हूँ और तुम देख ही सकते हो कैसे उन्होंने मुझे गोदी में लेटा रखा है। मैं उनका मेल concubine हूँ, वो बस यहाँ पे मजे करने के लिए मेरा यूज करते हैं और ऐसे कोई और बात नहीं है, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। तो एम्परर कहता है ठीक क्या बकवास है। एमसी कहती है प्लीज कोऑपरेट कीजिए मेरी जान बचाने के लिए, प्लीज महाराज। तो महाराज कहता है इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं और तुम्हें भी मरने के लिए छोड़ दूं। तो वो चोर कहता है ये बहुत ज्यादा बकवास हो गई, तुम दोनों बहुत ज्यादा बकैती करते हो, तो जाओ और मरो। उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शायद ये थोड़ा गंजेड़ी था और अपनी एमसी कहती है नहीं ये तो हमारे पास ही आ रहा है। और एमसी को एम्परर दूर हटाता है और बहुत तेजी के साथ में तलवार में से सलवार निकाल के उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है तुम मेरे होते हुए उसे टच भी नहीं कर सकते हो। वैसे पहला निशाना तो एम्परर ही बनता क्योंकि वो ऊपर है। उसके बाद में अपना यहाँ पे छोर उसके ऊपर अटैक करने लगता है ये असैसिन, और यहाँ पे अपना एम्परर उसे रोक रहा होता है। एमसी कुछ भी नहीं कर रही होती है, वो कहती है मारो मारो, और वो चोर जो आके दूर जाके गिरता है। अपना चोर भी बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो यहाँ पे कुछ निकालता है और कहता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि राइटर ने मेरा दिमाग चोरी कर लिया था, इसलिए ये बार बार मेरे को चोर बोले जा रहा है। और ये कोई चोर नहीं है वैसे असैसिन है। तो ये कहता है मेरे पास है मेरा गुप्त हथियार। तो ये निकालता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, उसको ये फेंक के मारता है, लेकिन अपना एम्परर उसे तलवार से ही तलवार बना देता है। हमसे कहती अरे नहीं, बाल बाल बची मैं। और ये जैसे ही पेड़ में लगता है उसके अंदर से गन्ने का जूस निकलने लगता है। कुछ समय बाद अपनी आम से कहती है अरे नहीं, इससे मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है, अगर एम्परर ठीक हो गया, ऐसे ही अगर वो ठीक होता रहा तो ये जो असैसिन है ना, इसके मालिक को बहुत ज्यादा खतरा होगा और इसीलिए पक्का उसने मेरे को मारने के लिए भेजा होगा। क्योंकि डॉक्टर मर गया तो समझो एम्परर भी मर गया। और अपनी एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहती है अब जली मेरे दिमाग की बत्ती, और तभी अपने यहाँ पे गुप्त तहखाने में से ये निकाल लेती है। एम्परर को भी नहीं पता होता है ये कहाँ से निकाला, लेकिन वो उसको दूर हटाता है और कहता है बचो उससे। और तभी एक तलवार आती है जो कि इसके सीने के आर पार निकल जाती है। एमसी कहती अरे नहीं, और ये असैसिन कहता है सक्सेसफुल, अब तो तुम मरोगे बच्चू, और जाओ नरक में जाके एकदम भजिया जैसा तल जाओ। एमसी तभी धुआं धुआं कर देती है। पता नहीं ये कौन सा गुप्त हथियार था, पर हाँ ये गांजा जैसा था, तो अपनी एमसी ने गांजा फैला दिया था और उसके ऊपर तो असर होता ही नहीं है। तो इस चोर के ऊपर आई मीन इस असैसिन के ऊपर असर हो जाता है और ये भांगड़ा पाने लगता है। वो कहता है ओए बल्ले आय है बल्ले, लेकिन अपनी एमसी इसका दही बल्ले बना देती है पीछे से मार के और कहती है गया असैसिन। उसके बाद में एम्परर को देखती है जो कि अपनी अपाहिज टांगों के साथ में ही नाच रहा होता है बिना यहाँ पे बल्ले बल्ले करे। तो वो नाचते हुए देखकर अपनी एमसी हंस रही होती है उसके ऊपर मन ही मन, क्योंकि असल में हंसती तो अपने एम्परर उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद एमसी कहती है एम्परर क्या आप ठीक है, मैं आपको गोली दे देती हूँ। और एम्परर उसकी गोली के साथ में उंगली भी खाने लगता है, जिसको देखकर एमसी पूरी शर्मा जाती है और कहती नहीं ये बहुत ज्यादा ठर की है। और अपना एम्परर कहता है फेंकिंग, अगर तुम सच में मेरी concubine होते तो तुम काफी बढ़िया तरीके से मेरे को एंटरटेन करते, मेरे को मजा ही आ जाता। एमसी पूरी सोची छी कितना गंदा है ये इंसान। उसके बाद वो कहने लगते एम्परर आप मजाक कर रहे हैं ना, मैंने तो बस अपनी जान बचाने के लिए और आपकी जान बचाने के लिए ये बोला था, आप तो कुछ और के पीछे पड़ गए हैं और प्लीज उसको छोड़िए और अब आप ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आराम से मजे कर सकते हैं। और एम्परर आपको ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। एम्परर की जान निकालनी होती है उसका गला दाबकर। और एम्परर कहता है फेंकिंग तुम धोखेबाज हो, तुम मेरी जान निकालना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद में अपनी एमसी उसके घुटने के पास आती है और कहती है योर एम्परर आई मीन योर हाइनेस, मैं आपके घुटने दबा देती हूँ, गला तो दबा नहीं सकती। उसके बाद में ये निकल जाती है उसको उठाकर, और कुछ समय बाद अपनी एमसी ने उसे मलम पट्टी कर दी होती है और कहती है एम्परर आखिर आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया मेरे को बचाने के लिए, आखिर आप मेरी जान बचाने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। तो एम्परर कहता है अगर तुम यहाँ पे कुछ और भी होती तो मैं तुम्हें बचा लेता, और वैसे भी तुम फेंकिंग हो और मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे अंदर। एमसी कहती है क्या बकवास है और ये कैसी बात हुई। एमसी पूछती है आखिर आपने इतना ज्यादा बड़ा रिस्क क्यों लिया मेरे को बचाने के लिए। तो एम्परर थोड़ा सैड सैड सा होता है, तभी यहाँ पे बाहर से कोई आता है। उसके बाद वो न्यूज देता है कि वो जो असैसिन था वो कोई अजीब ही इंसान था, मतलब वो किसी रॉयल फैमिली के बंदे ने ही आपको असैसिन करने के लिए भेजा था। और अपना एम्परर कहता अच्छा मेरे को असैसिनेट करना चाहते हैं वो, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है, उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी निकालो। और अपनी एमसी से पूछता है फेंकिंग चलो मेरे साथ में, हम लोग यहाँ पे इंपीरियल सिटी जाने वाले हैं। एमसी कहती क्या मेरे साथ में, आखिर मैं क्यों जाऊँ इसके साथ में। कुछ समय बाद दिखाता है ये लोग आराम से बीच सिटी में जा रहे होते हैं, तभी ये गाड़ी रोकता है और कहता है फिर ठीक है फेंकिंग तुम
यहाँ से जा सकते हो अपने घर और आराम से मजे करना। और हाँ, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 2 असिस्टेंट भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ में। अपनी एमसी कहती है बाय बाय, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और पीछे से कहती है भाड़ में जा घटिया इंसान। उसके बाद में अपनी एमसी निकल जाती है खोटे पर, क्योंकि घर दोस्त को जाना है नहीं। अपनी एमसी कोटे पर मजे कर रही होती है और कहती है लाओ लाओ जल्दी से शराब लाओ, नई वाली शराब आई है। तो वो कहती है नई शराब नहीं बल्कि नई लड़की आई है, आज यहाँ पे एक नई लड़की की इज्जत लुटने वाली है। एमसी कहती है अच्छा ये बात है क्या, वाह कितनी अच्छी बात है। मतलब देख रहे हो अपनी एमसी की हरकत है, ये वही चाइनीज मानवा है जिसके अंदर यहाँ पे ये लोग अगर कोई अपना होगा तो उसके लिए जान दे देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा होगा तो वो चाहे कुछ भी करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही वाली बात है, ये अपना तो अपना बाकी सब पराया। उसके बाद में अपनी एमसी कुछ देखती है और वो पूरी शौक हो जाती है और कहती है क्या ये वही लड़की है, और ये तो काफी ज्यादा वाइट वाइट सी लग रही है। इसका नाम होता है किंगे और ये कहते हैं ये आज एक सुंदर लेडी किंगे अपनी वर्जिनिटी दान करने वाली है। आई मीन दान तो नहीं करने वाली, बेचने वाली है। और ऐसी बकवास चालू होती है गंदी गंदी, जो कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसके बाद अपनी एमसी कहती है वाह ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और ये दूसरे लोग भी कहते हैं ओह माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल है। और जो लड़की होती है ना वो भी यहाँ पे घायल हो जाती है और कहती है अब मेरा मन कर रहा है लेस्बी बनने का, आज तो ये मेरी हुई। और ऐसे लोग लग रहे होते हैं आपस में ही कि ये मेरी है मेरी है। एमसी कहती है अरे नहीं ये आवाज और ये नाम तो कुछ ज्यादा ही सुना सुना लग रहा है, फेंकिंगी, और ये तो कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है। वो औरत कहती है तो ये जो लड़की है ना ये आज यहाँ पे अपनी वर्जिनिटी देने वाली है, तो आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा और ऊंचा सा ऊंचा दाम लगाइए ताकि ये आपको मिल सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका नाम है फेंकिंगी। और अपनी एमसी ऐसे सुनती है कि फेंकिंगी इसका नाम है, वो बड़ी शौक हो जाती है और कहती है अरे नहीं ये तो वही है और ये तो मेरी कजन है। उसके बाद वो कहती है नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी कजन को किडनैप किया और उसके बाद में उसे सेल कर रहे हो। तो वो कहती है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो मिस्टर फेंग, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हम लोग उसकी वर्जिनिटी बेच रहे हैं और आप तुम्हारे प्रीमियम कस्टमर हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। एमसी कहती दिक्कत ही दिक्कत है, ये मेरी कजन है और आखिर तुमने उसको किडनैप कैसे किया और तुम अब यहाँ पे उसको बेच रहे हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो वो मोटी कहती है मिस्टर फेंग जी आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप हमारे धंधे के बीच में ना बात करें, अगर आपको उसकी वर्जिनिटी चाहिए तो ऊंचा से ऊंचा दाम लगाइए, क्योंकि आप वही करते हैं, आप एक नंबर के ठरगुल्ले हैं, तो वही कीजिए नहीं तो फिर आपका अंजाम बुरा होगा। तो एमसी कहती बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है कि जाओ और उसे पकड़ लो, उसको बाहर फेंक दो उठाकर। तो अभी अपनी एमसी के पीछे से वही असिस्टेंट आ जाते हैं जो कि अपनी एमसी ने मतलब वो एम्परर ने रखे थे ना वो। तो अपनी एमसी कहती तुम चिंता मत करो, तुम मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ पे छू भी नहीं पाएगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पर तभी कोई अपनी एमसी का ही बाल बाका करने के लिए आ जाता है और वो अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये कहती है अरे नहीं बचकर। तो उसके ऊपर अटैक करने वाला ये इंसान होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है मरो जाके मरो। अपने किंगी बहुत ज्यादा घबरा रही होते हैं और एमसी का ये गला पकड़ लेता है और तलवार से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तो तुम गए यहाँ से और फेंकिंग तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी कहीं से एक पेपर आता है, जी हाँ ये पेपर है, पत्थर नहीं है। और ये पेपर सीधा लगता है उसके हाथ में, जिससे कि क्या होता है कि उसकी तलवार छूट जाती है। मतलब लॉजिक गया तेल लेने और तेल भी ऐसा वैसा नहीं, गन्ने का जूस लेने गया था शायद वो। खैर उसको छोड़ो। और अपनी एमसी देखती है कि वो तो पूरी तरीके से घायल हो चुका है और तभी आवाज आती है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए इंपीरियल सिटी में तुम मेरे ही आदमी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, नहीं तलवार उठा रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा गन्ने का जूस बना डालूंगा। और ये होता है अपना एम्परर जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आता है। इसको देखकर वो कहता है ओह माय गॉड प्रिंस वॉरियर प्रिंस वॉरियर। और हाँ एक और बात बता दूं, भले मैं इसको एम्परर बोलता रहता हूँ लेकिन ये मेन एम्परर नहीं है, ये यहाँ पे जो बड़ा एम्परर है ना उसका छोटा भाई है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ छोटा भाई, लेकिन हाँ एम्परर के बराबर ही है ये। तो अपनी एमसी उसका कुत्ता बन के पूंछ लाने लगती है और कहती है मेरे सेवियर आप आ चुके हैं, प्लीज मेरी जान और वो भी बचा लीजिए, ये लोग उसको लूटना चाहते हैं, ये मेरी बहन को आई मीन मेरी कजन को किडनैप करके लेके आ चुके हैं और उसकी इज्जत लूट रहे हैं, ये उसकी इज्जत को बेचना चाहते हैं, प्लीज माय लॉर्ड मुझे बचा लीजिए। तो वो कहता है हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। एमसी कहती है माय लॉर्ड ये कोठा मुझे चाहिए, तो आप मुझे ये कोठा दिला दीजिए और ये काफी तो बढ़िया रहेगा, अगर आपको इसमें से कोई लड़की चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ, तो प्लीज ये कोठा मुझे दिला दीजिए और एम्परर मैं आपकी अच्छे से यहाँ पे मालिश कर दूंगी। उसके बाद में तो ये डील रही, एम्परर को भी पता नहीं चलता कि कब उसने डील बना ली। उसके बाद में मोटी से कहता है कि है मोटी तुमने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है इन लड़कियों के ऊपर, अब मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे दफा कर दिया जाएगा, नाले में फेंक दिया जाएगा, तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो और एक कोटा तुम्हारे से नाम हटकर इस लड़की को दिया जाएगा, लड़के को अपने फेंग को। उसके बाद अपना फेंग कहता है यस यस, और यहाँ पे तुम देख सकती हो ये हमारे प्रिंस है जिनका कि तुम नाम कहीं पर भी ले सकती हो, तुम्हारा हर काम हो जाएगा, समझी क्या, जब भी तुम्हें मुसीबत आए तो अपने
अपने एम्पर का नाम ले लेना। एम्पर भी पूरा शौक किए मेरे को यूज कर रही है, मैं क्या कोई आइटम हूँ क्या। उसके कुछ समय बाद में दिखाया था ये लोग निकल जाते हैं और अपनी एमसी रह जाती है उस जगह पर, जो कि कहती है चलो ठीक है अब मैं यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकती हूँ। और पता नहीं कैसे उनके हाथों में मेरी कजन लग गई। उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी एमसी की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। एमसी कहती है हाँ कौन है आखिरकार, और ये होता है अपने ठरकुल्ला एम्परर, जो कि कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर, और आकर यहाँ पे तुम ऐसा चिल्ला क्यों रही हो। एमसी कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आपको गार्ड्स ने रोका नहीं। तो एम्परर कहता है क्या किसी गार्ड की हिम्मत भी होगी मेरे को रोकने की, मैं उसकी फैमिली को खत्म कर डालूंगा अगर वो मेरे को रोकेगा तो। एमसी कहती है भगवान एम्परर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आखिरकार, और आप कहीं गे तो नहीं है, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो एम्परर कहता है क्या गे, वो तो मेरे को बोलना चाहिए क्योंकि तुम गे हो ना कि मैं। उसके बाद वो अपनी एमसी बोलने लगती है ऑफ कोर्स आपकी हरकतें गे जैसी ही लग रही हैं। और ये कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई गे बेच नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी तुम काफी केपेबल हो यहाँ पे वुमेन, वैसी वाली वुमेन बनाने के लिए। और तुम्हारी जो कजन है ना वो काफी तुम्हारी ऐसी लगती है। तो एमसी कहती है आखिर तुम्हारे इरादे क्या है, आखिर यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे इरादे तो नहीं है। तो ये कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारी कजन को रख लेता हूँ, मतलब समझ रहा हूँ इसकी बीवी बना लेता हूँ। एमसी कहती है बदतमीज, बेहया और बेशरम, यहाँ पे ठरक का हवस का यहाँ पे प्यासा, और ये बड़ा गंदा एम्परर है। हर कोई यहाँ पे हवस का प्यासा ही होता है, हर किसी को सुंदर लड़की दिख जाए फिर तो वो एक नंबर का ठरकी बन जाता है। ये सब बेशरम है, सारी मर्जात एक जैसी होती है, ये एक नंबर के ठरकी है। और लड़कियों के लिए यहाँ पे ये जगह है ही नहीं, ये नर्क है नर्क। इसके अंदर यहाँ पे अगर कोई लड़की सुंदर हो तो उसका जीना यहाँ पे हराम हो जाता है। एमसी कहती है एम्परर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आपके लिए तो मैं स्पेशल लड़कियां लेके आऊंगी कोटे से, आप चिंता क्यों करते हैं। और मैंने तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी लड़कियां देख कर रखी हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ में दोस्ती की है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार की दोस्ती। और ये कहता है बकवास करना बंद करो, क्या होगा अगर मुझे वही चाहिए तो एमसी कहती है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल भी अपनी कजन के आसपास में किसी को भी नहीं आने दूंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरी कजन है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसे मैं अपने हाथों से जाने दूंगा। तो अपना एम्परर कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम खुद ही उससे शादी करना चाहते हो बेशरम कहीं के, और दूसरों को ये बात कहते हो, कितने घटिया इंसान हो। उसके बाद वो चला जाता है। एमसी कहती है मैं इसकी भैंस की टांग काट डालूंगी। तो एम्परर कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और अपनी कजन की जान तो अच्छे से मेरी मालिश करो और मेरे को ठीक करो, समझे क्या। उसके कुछ समय बाद देखती है कि अपनी एमसी की कजन के कमरे में कोई जा रहा है, और ये कहती है आखिर ये कौन इंसान है जो कि मेरी कजन के कमरे में जा रहा है। और अभी दिखाया था कजन के कमरे में वो ठरकी इंसान जाता है और अपनी यहाँ पे कजन के संतरे देखने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से धुआं आने लगता है। और ये कहता है आखिर ये कैसा धुआं है, ये नशा है, ये मजा आ रहा है इसके अंदर, आय हाय हाय इसके अंदर यहाँ पे करने में मजा ही आ जाएगा। तो मेरे को पैंट खोलनी चाहिए, लेकिन वो जैसे ही पैंट खोलने वाला तो अपनी एमसी कहती है अरे ओ ठरकुल्ले तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी कजन की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की, मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगी। और ये जैसे ही अटैक करने वाला होता है इसकी तलवार गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन हो चुका होता है। ये कहता है अरे नहीं इसने मेरे ऊपर यहाँ पे ये काला धुआं का डाला है और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो खिड़की कूद के भागने वाला होता है और कहता है एक अच्छा इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि कब भागना है। अपनी एमसी कहती है जी मेरा कद्दू का अच्छा इंसान, और वो कहता है भागो भागो यहाँ से भागो। एमसी कहती तुम भाग नहीं पाओगे, 7 दिनों के अंदर ये पॉइजन तुम्हारी गद कर डालेगा और तब आओगे तुम मेरे से भीख मांगोगे इसका एंटीडोट लेने के लिए। और कुछ समय बाद में अपनी एमसी अपनी कजन को देखती है और कहती है मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। फिर आते हैं कोठे की ओर, यहाँ पर की अपनी एमसी कह रही है शांत हो जाओ सभी के सभी, बकवास करना बंद करो। तो जैसे कि तुम जानते हो अब इस कोठे का मालिक मैं हूँ फैंकिंग। तो यहाँ पे अगर तुम्हें इस जगह पर रहना है तो तुम रह सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और अगर तुम्हें जाना है तो जा भी सकती हो, तुम लोग आजाद हो अपनी आजादी चुनने के लिए। सभी कोई कहती है क्या सच में। और ये देखती है कि एम्परर भी साइड में से आ रहा है, लेकिन ये एम्परर को भाव नहीं देती। और ये बात देखकर अपना जो डॉक्टर होता है ना वो कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे मियाँ बीवी के बीच में मिर्ची लग पड़ी है, इसको मियाँ बीवी लग रहे होते हैं ये। और तभी एक लड़की कहती है क्या हम सच में जा सकते हैं, आखिर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। एमसी कहती 100 गोल्ड कॉइन, अगर तुम मुझे 100 गोल्ड कॉइन ला के दे देते हो तो तुम जा सकते हो। एमसी उनका बेवकूफ बना रही होती है इस जगह पर, और वो कहती ठीक है मिस्टर फैंग हम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं जाने वाले हैं और हम यहीं पर रहेंगे बिल्कुल आपके साथ में। एमसी कहती हो कितनी प्यारी हो तुम, और तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मेरा दिल घायल है, और अब तो ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में आ चुका हूँ। लड़कियां ही लड़कियां हैं, वो भी सुंदर ही सुंदर, कोई यहाँ पे ऐसी लड़की नहीं है जो सुंदर ना हो। आय हाय हाय यही तो है जन्नत, और अब तो मेरी जिंदगी
एकदम सेट है, मजा आने वाला है, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास में तो, क्योंकि इसके पास कोठा आ चुका है, तो कोठे में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और अपनी एमजे सामने देखती है यहाँ पर कि एम्पर होता है और वो कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी हो, जो कि मेरे को इग्नोर करके जा रही हो। एमजे कहती सॉरी सर, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है मैं तो बस देखने आया था कि तुम कैसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मेरे यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। एमजे कहती सॉरी सॉरी एम्परर, मैं तो आपके बारे में भूल ही गई थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गई थी, इसलिए मैं भूल गई थी, लेकिन मैं आपको ठीक करने में पूरी यहाँ पे मेहनत करूंगी। तो अपना एम्परर आगे आते हुए कहता है ओह तुम मुझे ठीक करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ एक मेल वन रखने को। सच में एमजे पूरी डर जाती है और यहाँ पे गिरने वाली होती है और मुझे पता चल चुका है ये क्या है, इसे बोलते हैं दहलीज, जो कि मैं भूल गया था। तो दहलीज में टकरा कर अपनी एमजे भी गिरने वाली होती है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि राइडर अपनी एमजे को अकेला गिराए? तो जब भी ये गिरती है तब किसी को लेकर गिरती है। अपना एम्परर भी इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं गिर सकती हो, और उसके साथ में गिर जाता है। कहाँ पे गिरता है वो तो तुम देख सकते हो। ये कहता है तुम आकर ऐसे कैसे गिर सकती हो, तुम तो बड़ी गिरी हुई हो। बड़ा शर्मीला शर्मीला मूवमेंट होता है एमजे की आंखों को देखकर वो कहता है तुम्हारी आईब्रो बहुत ज्यादा बड़ी और कर्वी है, जैसे मानो किसी सुंदर वूमेन की हो। एमजे पूरी शर्माए आती है और कहती है ये क्या बात हुई, आखिरकार एम्पर अपनी ठरकी निगाहें मेरे ऊपर डाल रहा है। तो एमजे एम्परर कहती है महाराज आप कोई गे तो नहीं है जो कि आप मेरे ऊपर नजर डाल रहे हैं, और अगर आप सच में गे हैं तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा लड़का भी ढूंढ सकती हूँ। एम्परर कहता है बकवास करना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो और गंदी गंदी बातें करते हो। तो एमजे उसका मुंह बंद करते हुए कहती है घबराइए मत, क्योंकि कब तक छुपाओगे अपनी जवानी, कभी तो यहाँ पे अपना दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी फीलिंग को बाहर लाइए और बताइए, दुनिया कभी ना कभी जान जाएगी कि आप के हैं, तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तो अपना एम्परर उसका मुंह ही पकड़ लेता है और कहता है अगर सच में ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मुझे अपनी फीलिंग को दिखाने दो। एमजे शर्मा जाती और कहते क्या फीलिंग को दिखाने दो, यानी ये घे बनने वाला है। और अपना एम्परर उसका मुंह छोड़ देता है और कहता बकवास करना बंद करो, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा अगर तुम यहाँ पे ऐसी हरकतें करोगे तो। एमजे कहती आप तो मेरी इज्जत लूटने से ही बुरा काम कर रहे हैं, ऐसा है तो आप मेरी इज्जत ही लूट लीजिए, मैं अपनी इज्जत देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे फादर को मत बताइए, क्योंकि पापा मार मार के डंडा मेरा पिछवाड़ा तोड़ देगा। और अपनी एमजे कहती प्लीज एम्परर प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, और मैं आपका ट्रीटमेंट और भी फास्ट कर दूंगी अगर आप मेरे को माफ कर देते हैं तो प्लीज एम्परर चलिए ना, अब मैं आपको एकदम ठीक कर दूंगी, आप चिंता क्यों करते हैं, आप 1 महीने के अंदर दौड़ने लगेंगे, दौड़ने आप तो ओलंपिक भी पार कर देंगे, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी आपको ठीक करने के लिए। तो एम्परर कहता है ओलंपिक आखिर वो क्या चीज होती है, लेकिन हाँ फिर भी मैं रेडी हूँ इस काम को करने के लिए। तो एमजे कहते यस यस आप तो अग्री होंगे ही ना, और ऐसा लगता है कि आपको काफी ज्यादा जल्दी है, आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या आप कुछ खुरापाती चला रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो राज है। तो ये बताता है कि जो एम्परर है ना उससे मैं मिला था, यानी इसके बड़े भाई से, और ये कहता है योर मैजेस्टी मैं आपको ग्रीट करता हूँ, तोहफा कबूल कीजिए। तो वो कहता है ये गंदी गंदी हरकतें छोड़ो, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम मेरे को आराम से ब्रदर बोल सकते हो, ये यहाँ पे ज्यादा कुछ नखरे वाली बात नहीं है। तो वो कहता है यस यस योर मैजेस्टी, और ये कहता है वेल मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम नहीं सुधरने वाले हो, और वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ रही कि तुम गे हो, तो प्लीज शादी कर लो, तुम कब से सिंगल हो, मेरे तो 4 यहाँ पे 14 या फिर यहाँ पे 16 बच्चे हैं, मेरे को याद भी नहीं कि मेरे कितने बच्चे हैं, लेकिन हाँ तुम्हें भी अपनी शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे बीबी बच्चे हो जाए, 10-20 बीबी रख लेना और 200-300 बच्चे, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसे मेरे को इरादे नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हें ऐसे यहाँ पे कोई इरादे नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए अपनी यहाँ पे हिसाब से लड़की ढूंढ दूंगा, और तुम्हारी शादी तो मैं करवा के रहूंगा, तुम्हारे लिए हूर की परी लेके आऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो। एमजे कहती है ओहो ओहो आपकी शादी होने वाली है, ये तो काफी अच्छी बात है, तो क्या आपको कोई गे चाहिए। एमजे कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपकी लड़की ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद करूंगी। और अपना एम्परर कहता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, अगर तुम कोई लड़की होती तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है ना। और एम्परर उसकी जला रहा होता है बस, और बड़ा शर्मा भी रहा होता है ये बातें कहते हुए। एमजे कहती है क्या आप ठीक है, क्या आपको कुछ बुखार मुखार आ चुका है जो कि आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कम ऑन एम्परर मैं एक लड़का हूँ, ऊपर से मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे घर के काम करने में, मैं बर्तन नहीं बांध सकता हूँ, मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं हर बार खाना जला देता हूँ, ऊपर से मैं बहुत ज्यादा अश्लील हूँ, तो मैं किसी भी लड़की के साथ में चला जाऊंगा आपको छोड़कर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले रह जाएं, तो इसलिए मेरे को मत चुनिए, मैं आपके लिए कुछ और ढूंढ लूंगा। एम्परर कहता है भाड़ में आओ, तुम बहुत ज्यादा गंदे और घटिया इंसान हो, मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी तुमसे पूछना, इसलिए आप भाड़ में जाओ और कॉन्टेक्ट गया तेल लेना, तुम रोते रहो यहाँ पर। एमजे कहती प्लीज एम्परर मुझे माफ कीजिए, और एम्परर जब जाता है तो एमजे कहती हाँ
बाल बालवाजी उसको बेवकूफ़ बनाकर मैंने भगा दिया। अब ये अच्छी बात है, अब मैं आराम से अपनी चैन की ज़िंदगी जी सकता हूँ। तभी अमर कहता है, ओह! ओहो! ओहो! तुम मेरे पीछे ऐसी गंदी-गंदी बातें कर रही हो, मैं अभी गया नहीं हूँ यहाँ से। आपसे कहती नहीं महाराज, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं आपको ठीक कर दूँगी। और कुछ समय बाद दिखाया था अपनी आम से दुखी होकर जा रही होती है और कहती क्या ही चल रहा है यहाँ पर। तभी दिखाया जाता है कि साइड में एक लड़की एक पोस्टर लगाकर बैठी हुई है और पोस्टर पे लिखा है मैं अपनी बॉडी बेच रही हूँ ताकि मैं अपने फादर को दफना सकूं। आम से कहती आखिर ये क्या नया ड्रामा चालू है और लोग बोल रहे होते हैं ओह माय गॉड कितनी गरीब लड़की है, लेकिन हाँ सुंदर तो है, काफी ज्यादा मस्त माल है और ऐसी गंदी गंदी निगाहें उसके ऊपर डाले होते हैं। और अपनी आम से कहते हैं देख रहे हो कितना ज्यादा घटिया हो चुका है समाज, ये कुछ ज्यादा ही गंदा हो चुका है। और उसके बाद में दिखाया था वो लड़की अपनी आम से टांगे पकड़ लेती है, वो कहती है मिस्टर फ्रैंक प्लीज मेरे फादर को दफनाने में मेरी मदद कीजिए, मुझे खरीद लीजिए ताकि मैं उन्हें दफना सकूं, प्लीज मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उनको दफनाना चाहती हूँ, मेरी इज्जत आपकी हो जाएगी, मैं आपसे शादी कर लूंगी। ऐसे कहती है ओहो ओहो, अगर तुम मेरे को जानती हो कि मैं मिस्टर फेंग हूँ तो तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं इस दुनिया में फेमस हूँ। टर्की होने के लिए मैं बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ में रातें बिता चुका हूँ, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे संभल के रहना चाहिए। अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहते हैं जिंदगी क्या देख रहे हैं आप, देखना है तो मेरे संतरे देखिए और संतरे देखकर आपका दिल बहल जाएगा और आप अपना ठरकीपना छोड़ देंगे। और वो अपना यहाँ पे हाथ लेती है, अपनी आमजी का हाथ उसके संतरों पे छू देती है। इतना देख कर ही अपनी आमजी पूरी शौक हो जाती है और कहती है ओह माय गॉड एटम बॉम्ब। और ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, लोग कहते हैं छी 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 मिस्टर पेंग आप यहाँ पे लड़की छेड़ रहे हैं, खुलेआम उसको टच कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा गंदी बात है। अब आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको उससे शादी करनी ही पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो एमसी कहती है वो खुद अपनी इज्जत बेच रही है और तुम यहाँ पे बकवास करे हो, उसने खुद मेरा हाथ पकड़कर उसके संतरों पर लिया था बिल्कुल इस प्रकार से। और अपनी एमसी कहती है बहुत ज्यादा गंदी बात है और तो तुम जानते ही हो मैं बहुत ज्यादा बड़ा ठरकी हूँ, मेरे पास पूरा एक कोटा है यहाँ पे लड़कियों पे आने के लिए, तो मैं वहां पे जाऊंगा और आखिर मैं इस लड़की से क्यों ही शादी करना चाहूंगा, इसको क्यों ही छोड़ूंगा, यहाँ पे इतने ज्यादा सुंदर है भी नहीं, क्योंकि जरा देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर और उसके नाखूनों में मिट्टी लगी हुई है, ऊपर से चेहरे में यहाँ पे काफी ज्यादा झुर्रियां हैं, तो इससे मैं शादी क्यों ही करूंगी, ये कोई सुंदर लड़की थोड़ी ना है और मैं सुंदर सुंदर लड़कियों के पीछे ही जाती हूँ। मतलब देख रहे हो अपने एम से भी काफी ज्यादा मतलब इंसान है, मतलब उसको भी यहाँ पे सुंदर सुंदर चीजें ही पसंद है। और उसके बाद में वो फादर की ओर देखती है और कहती है अभी मैं इसको एक्सपोज करती हूँ, और एम से उछलती है कूदती है और एक धपाक से मारती है उसके पेट में, जिससे कि उसका जो नकली फादर होता है उसकी आय ऊई हो जाती है और वो कहता है अरे मम्मी रे मार डाला रे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, ये बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ा था उसमें। और वो कहता है बाल बाल बच्चा में मेरी जान तो बच गई कम से कम। और अपनी एम से कहती है जरा देखो ये कितना ज्यादा नाटक कर रहा है, तो वो इंसान कहता है माफ कीजिए मिस्टर फैंग, मैंने आपके ऊपर उंगली उठाई, आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। उसके बाद में वो बड़ी गुस्से में उन लोगों की ओर देखता है और एम से कहती है ऐसा लगता है कि ये कोई सेटअप था जो कि मेरे लिए लोगों ने बनाया था ताकि ये लोग मेरे ऊपर एक असेसन यहाँ पर एक यहाँ पे जासूस छोड़ सके, ये काफी ज्यादा घटिया इंसान है। और कुछ समय बाद कोठे के अंदर दिखाया जाता है अपनी एमसी के लिए एक लेटर आया होता है और ये कहती है जो मिस बाई है ना उन्होंने भेजा है लेटर। तो एमसी कहते हैं क्या बाई फैमिली, और वो तो काफी ज्यादा घटिया फैमिली है और उससे मेरे फादर की बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी है, तो पुरानी दुश्मनी होने के नाते वो मेरे को लेटर क्यों भेजेंगे, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। तो क्या तुम पार्टी के अंदर चलना चाहोगी बाई फैमिली के अंदर, उन्होंने एक बैंक्वेट के अंदर हमें बुलाया है, अभी दिखाता है बाई फैमिली की ओर जिसके के अंदर काफी अजीब अजीब लोग होते हैं। और अपनी एमसी के आते हैं कुछ यहाँ पे सामने आते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड ये देखो तो ये तो फेंग किंगसन है और इसके साइड में लड़की कौन है, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके लिए तो मैं पूरा स्कूल ही बर्बाद कर डालूंगा। तो अपना फेंग कहता है बकवास करना बंद करो तुम ठरकी लोग और अपना मुंह बंद करो, तो वो ठरकी रुकते नहीं है और कहते हैं इतनी ज्यादा सुंदर ब्यूटी है, कसम से है हेवन की ब्यूटी है, ये तो हूर की परी है, मैं इसके लिए जान दे दूंगा और इसकी जान निकाल भी लूंगा। तो फेंग उन्हें लात मार के भगाता है, वो कहता है ठरकी लोगो अपना ठरक कहीं और जाके दिखाओ, जाके क्रोम निकालो और यहाँ पे चलाओ जो तुम्हें चलाना है। उसके बाद में अपना एमसी का ध्यान जाता है सामने से एक लड़की आ रही है जो कि अपनी एमसी की कजन होती है और वो कहती है तुम आ चुके हो फाइनली और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कैसे हो तुम, और ये तुम्हारी यहाँ पे कजन है ना किंगी, और इससे मिलकर भी काफी अच्छा लगा। अपनी किंगी कहती है ये काफी ज्यादा अलग लग रही है मेरे को, मुझे इसके साथ में नहीं जाना है। एमसी कहती चिंता मत करो और आराम से तुम उसके साथ में जा सकती हो। एमसी कहती ये सबसे ज्यादा सेफ लड़की रहेगी क्योंकि ये यहाँ पे इतनी ज्यादा चालाक है नहीं, तो अपनी जो किंगी है ना उसको यहाँ पे ये फंसाएगी नहीं, ये अच्छी बात है कि मैं इसको यहाँ पे दूर हटा दूं। अपनी एमसी निकल जाती है युद्ध पर और एक आदमी कहता है ओह माय गॉड मिस्टर फैंग आप तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गया। तो एमसी कहती नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं सिर्फ हैंडसम नहीं हूँ, मैं रिच हूँ,
ऊपर से लड़कियों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और मैं एक नंबर का ठरके भी हूँ। तो तुम जानते हो तुम्हारी औकात बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे से। और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी वाली जल जाती है, आग ही निकल जाती है पीछे से, फट भी जाती है। और एमसी के साइड में तभी एक मेड आती है और कहती है जो मिस किंग है ना उनके साथ में कुछ हो गया है कमरे के अंदर, प्लीज जल्दी चलिए। एमसी कहती है हाँ क्या हुआ है जल्दी बताओ मेरे को। तो वो कहती है आप खुद ही यहाँ पे देख लेंगे, कमरे के अंदर बस 2 लड़कियां हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। एमसी कहती है आखिर ये अजीब क्यों लग रहा है, मेरे को ये कुछ बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा है। और उसके बाद वो मेड कहती है इस कमरे के अंदर है वो लड़कियां। तो अपने एमसी खोलती है गेट और देखते हैं कि धुआं ही धुआं है और जो बाई फैमिली की मिस होती है ना वो वहाँ पर लेटी होती है। एमसी कहती है आखिर ये बाई फैमिली की मिस यहाँ पे क्या कर रही है, और ये तो ठरक बढ़ाने का धुआं है, आखिर ये यहाँ पे किसने उड़ा है, ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रैप है लेकिन ये मेरे को फंसा नहीं पाएंगे। और सामने आती है उस बाई फैमिली की लड़की की ओर उसके बालों को उठाते हुए कहती है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी कोई गेट खोलता है और कहता है देखो यहाँ पे कौन घुसा पड़ा है मेरी बेटी के कमरे में, मिस्टर फैंग ये ठरकुल्ला है, उसकी इज्जत लूट रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, पकड़ लो इसे। और अपनी आम से पूरी शौक की ये क्या बात हुई। और मैडम भाई आप बहुत ज्यादा गलत समझ रही हैं, मैं इस प्रकार की लड़का नहीं हूँ। तभी वो कहते हैं ओहो तुम यहाँ पे वही उस प्रकार के लड़के हो जो कि लड़कियों की इज्जत लूटते रहते हैं, तुम एक नंबर के ठरकी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हें अब मेरी डॉटर से शादी करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमसे कहती है मेरे और उसके बीच में कुछ हुआ भी नहीं है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वो कहते हैं फ्रैंकिंग हम खुद तुम्हें पकड़ कर उसके साथ में शादी करवा देंगे। तभी उसकी खुद की डॉटर आती है और उसके पैर पकड़ते हुए कहती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फाइनली हमारा सीक्रेट था, हमारा सीक्रेट लव अब एक्सपोज हो चुका है। मिस्टर फैंग प्लीज यहाँ पे थोड़ा धीरज रखिए। और मिस्टर फैंग पूरा शौक किया कर ये सब क्या चल रहा है और ये कैसे हो गया, कैसे और कब हो गया। तो वो कहती है मिस्टर फैंग हम बहुत ज्यादा यहाँ पे दिनों से सीक्रेट लव में थे और अब ये समय आ चुका है कि जब हम लोग यहाँ पे कबूल करें और एक दूसरे से शादी कर ले। मुझे पता है मेरे से बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्सुक है शादी करने के लिए, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हमसे कहती है क्या बकवास है, आखिर मैं इसके साथ में कब सीक्रेट लव में आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। ऐसा लगता है कि मेरा ट्रक कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है कि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने किस लड़की के साथ में क्या क्या किया है। और उसके बाद में वो अपनी एमसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मिस्टर बैंक आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे, मैं जानती हूँ, तो प्लीज आप शादी कर ही लेते हैं और आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। एमसी कहती है यू कितनी ज्यादा घटिया एक्टिंग है, छी तू इतनी ज्यादा घटिया एक्टिंग। एमसी कहती है दुनिया की सबसे ज्यादा घटिया एक्टर होने का अवार्ड इसे ही मिलना चाहिए। और उससे कहती है मिस आई एम सॉरी आपसे सुंदर तो मेरे घर की मेड है झाड़ू पोछा करने वाली, तो आपसे आखिर कौन ही क्यों ही प्यार करेगा, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा बड़ी वाली गलत फहमी हुई है। तो वो कहती है नहीं ये कोई गलत फहमी नहीं है, आप तो लोगों के सामने बताना नहीं चाहते कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं, बस इतनी सी बात है, प्लीज यहाँ पे मेरे से शादी कर लीजिए और अब आप मेरे को नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी मदर कहती है बेटा ऐसा मत करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो अपनी एमसी कहती है क्या ही ओवर एक्टिंग चालू है। तभी वो लड़की कहती है कि हम लोग तो सीक्रेट में शादी भी कर चुके हैं और ऑलरेडी मैं आपको अपने पति परमेश्वर मान चुकी हूँ और आपने भी कसमें वादे की है मेरे साथ में जीवन भर बिताने के, मतलब साथ जीवन रहने के। उसके बाद में कोई कहता है ओह क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन से कसमें और कौन से वादे और कौन यहाँ पे बर्बाद कर रहा है इन चीजों को। और ये होता है अपना एम्पर, वो कहता है क्या ड्रामा चालू है। तो अपनी एमसी आते हुए कहती है एम्पर देखी ना मैं इतना हैंडसम हूँ कि कोई भी ऐरी गहरी नत्थु गहरी लड़की मेरी बीवी बनना चाहती है। तो ये लड़की ये वही होती है। एम्पर कहता अच्छा तो ये वही है ना जो कि तुम्हारी बीवी होने का नाटक कर रही है जगह पर। अपनी एमसी कहती है यस यही है जो कि मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाली है, मैं किसी लड़की को जानता भी नहीं हूँ इस प्रकार की। तो वो लड़की कहती है अगर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मिस्टर, और आपको तो यहाँ पे ये बोलना चाहिए कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं क्योंकि मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। और अगर आप मेरे को नहीं जानते तो क्या मतलब है कि आप इस बच्चे को भी नहीं जानते हैं, अगर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हमसे कहती ओह माय गॉड ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे नखरेबाज है और ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे रेडी हो रखे है मेरे को फंसाने के लिए। वो कहती है प्लीज मेरे को बचाइए और ये यहाँ पे मेरे को अब अकेला छोड़ना चाहते हैं, बच्चा होने के बावजूद भी मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। वो हमसे अपने मन के अंदर कहती है ये बहुत ज्यादा चालाक हो रही है लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। और उसकी चिन पकड़ते हुए कहता है कि मेरे को बताओ आखिर ये बच्चा हुआ तो हुआ कब और आखिर मैंने कब और किस पोजीशन में तुम्हारे साथ में किया था, और बताओ मेरी फेवरेट पोजीशन कौन सी है। तो ये कहती है आप मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मैं खुलेआम इनके लोगों के सामने ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकती हूँ। तो अपनी एमसी कहती कम हो ना, अगर तुम मुझसे प्यार कर सकती हो तो ये कहो तुम आखिर डरती क्यों हो दुनिया से, हमने प्यार ही तो किया है कोई चोरी नहीं की। तो वो कहती है आप मेरे को बदनाम
करना चाहते हैं और रोकर वहाँ से भागने लगती है और कहती है इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, और एक पिलर में अपने आप को भिड़ने वाली होती है। पर जैसा कि तुम जानते हो मरेगी तो है नहीं, तो वो मरती भी नहीं है और उसके सिर के ऊपर एक आलू बन जाता है। उसकी मदर कहती है नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस घटिया इंसान के लिए, इस ठरकी के लिए तुम अपनी जान निकाल ली हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो। और अपनी एम से कहती है ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमारे साइड में ऑलरेडी एक महान डॉक्टर है जो कि खुद आपकी यहाँ पे चेक करके आपको बता देंगे कि आप कैसी है, मतलब आप प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। तो जिसकी पल्स वगैरह चेक करता है और कहता है ये प्रेग्नेंट तो है, लेकिन बात यह है कि ये 1.5 महीने पहले से प्रेग्नेंट है, यानी 1.5 महीने की है। अब इसके पेट में जो भी बच्चा पला है तो ये अपने योर मैस्टी के पास में आती है और कहती है योर मैस्टी मेरे साथ में न्याय कीजिए, प्लीज मेरे को बचाइए, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एम्परर कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ में न्याय करूंगा, आओ और पकड़ लो इसे, कैद खाने में पटक डालो इसको। ये कहती है एम्परर आप ये क्या कर रहे हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा ना मैं उसके यहाँ पे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ और ये बिल्कुल सही बात है। तो एम्परर कहता है तुम बात कर रहे हो 1.5 महीने पहले की, तब शायद तुम्हें पता नहीं है कि जो यहाँ पे फेंग है उसको मैंने अपने कमरे के अंदर बंद करके रखा था, रॉयल यहाँ पे पैलेस के अंदर नहीं बल्कि इस पूरे यहाँ पे एम्पायर के बाहर। तो मतलब वो बाहर था मेरे साथ में, ना कि तुम्हारे साथ में। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो तुम्हें प्रेग्नेंट कर दे, ये कोई वाईफाई थोड़ी ना है कि उसने फोन खोला और तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया ऑनलाइन ही। अपनी एमसी भी कहती हाँ यहाँ पे ऑनलाइन प्रेग्नेंट थोड़ी ना होते हैं, वो तो बस निब्बा निब्बी लोग करते हैं यहाँ पे घटिया हरकतें करने के लिए। इसे ले जाओ यहाँ से मेरी नजरों के सामने से, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। तभी उसके फादर आते हैं जो कि पता नहीं कब से यहाँ पे घुइयां छील रहे थे इधर साइड में। वो कहते हैं कि योर बेस्टी प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी बच्ची बेवकूफ थी, वो यहाँ पे नादानी में आकर ये सब करने लगी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद है फेंग, तो ये सब यहाँ पे गलत चल रहा है, प्लीज योर बेस्टी मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तो अपना एम्परर कहता है अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो फेंग से मांगो। फेंग कहता है मेरा कद्दू करे इससे माफ। और बात की जाए यहाँ पे तुम्हारी डॉटर की, तो जैसे कि तुम जानते हो जैसे फादर एंड मदर होते हैं, मतलब जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। तो तुम्हारी भी इसमें गलती है तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए, ले जाओ इसे भी। और उसके बाद वो पूरी फैमिली की बाजा बजा देती है और कहती है बाल बाल बचा मैं, और यहाँ पे मैं आराम से जा सकता हूँ घर पे, फादर को बताऊंगा मैंने क्या क्या महान काम किया, वो तो वो ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरे को अवार्ड दे देंगे क्योंकि मैंने उनकी दुश्मन फैमिली की बाट लगा डाली है। और तभी देखते हैं कि इसके सामने से उसके फादर आ रहे हैं। वो कहते तुम्हारी तो तुम कहाँ भटक रहे थे फेंग, तुम यहाँ पे 2 महीने से घर पर नहीं आए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फटाफट से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ये सुनते ही अपनी एमसी बड़ी शौक हो जाती है कि क्या इसकी शादी। तो अब अपनी एमसी शादी के बंधन में बंधने वाली है, ऐसा लगता है कि अपनी एमसी एक लेसी बन जाएगी। तो क्या होगा अगले पार्ट में वो जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को जोर से ठोक कर मारिए ताकि सब्सक्राइब का बटन ही टूट जाए, आई मीन आपका फोन, फटाफट से मारिए जोर से।